नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6 रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है क्या क्या संसाधन की ज़रूरत है लेबोरेटरी को। इसमें सबसे पहला क्लॉज आता है 6.1 जनरल। इसका मतलब है लेबोरेटरीज को अपनी एक्टिविटी को मैनेज और परफॉर्म कराने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज। अब इन सब चीज़ों को, पर्सनल, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स को डिटेल में एक एक क्लॉज में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6.2 पर्सनल्स। इसमें पहला क्लॉज आता है 6.2.1। ऑल पर्सनल ऑफ द लेबोरेटरी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल that could influence the laboratory activities shall act impartially, be competent and work in accordance with the laboratory management system। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, क्या वो इंटरनल हो या बाहरी हो, उन सबको निष्पक्ष रूप से काम करना है, उन सबको कॉम्पिटेंट होना है और लेबोरेटरी के मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। अब कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, किसी काम के लिए आदमी सक्षम है या नहीं, या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू गेट रिजल्ट फ्रॉम जॉब यूजिंग द नॉलेज एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 6.2.2। The laboratory shall document the competency requirement of each function। क्लियरली बोला है, डॉक्यूमेंट करना है competency requirement of each function influencing the result of laboratory activities। जो भी आदमी लेबोरेटरी में काम कर रहा है उसकी competency requirement को डॉक्यूमेंट करके रखना है। इसमें और क्या इंक्लूड करना है? इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे एक टेक्निकल मैनेजर है, तो भाई उसके लिए क्या होना चाहिए? सपोज वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और उसे भाई ट्रेनिंग होनी चाहिए 17025 की। अगर वो टेक्निकल नॉलेज की बात करें, अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का है तो उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, अगर मेडिकल का है तो मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सपीरियंस होना है। सपोज टेक्निकल मैनेजर तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है कि भाई उसे वेंडर इवेल्युएशन आना चाहिए, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग आना चाहिए, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट करना आना चाहिए, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग और मेंटरिंग आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है। इसका क्लॉज नंबर 6.2.3। द लेबोरेटरी शैल इंश्योर दैट पर्सन हैव द कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म लेबोरेटरी एक्टिविटीज फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड टू एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन। लेबोरेटरी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, जिस आदमी को जिस काम के लिए रखा गया है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना किसी गलती के उस काम को पूर्ण रूप से सही करे। अब जैसे ये कह रहे हैं भाई पर्सनल है, इसकी कॉम्पिटेंसी है, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? तो इवेलुएट करने का तरीका ये है भाई उसके क्वेश्चन पूछो उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके पीयर्स को उसका असेसमेंट करना चाहिए, उसके बॉस को, सबऑर्डिनेट्स को, उसको इसका असेसमेंट करना चाहिए, या फिर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो दी है उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। उसका उसे टास्क दे के देखो कि वो सच में कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से 5-6 चीज़ें हैं, अगर ये हम करेंगे तो आदमी की कॉम्पिटेंसी का पता लग जाता है। इसके बाद आ गया क्लोज नंबर 6.2.4। द मैनेजमेंट ऑफ द लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट टू पर्सनल दैट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। लेबोरेटरी मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो हर आदमी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और अथॉरिटीज बताए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी ऑथराइज सिग्नेटरी पे साइन कर रहा है, वो इस तरीके से नहीं। हर आदमी की ड्यूटीज बनाई जाएंगी। पहले वो किस काम के लिए जिम्मेदार है
और ऑथराइज कौन है? सपोज कुछ आदमी रिपोर्ट साइन करने के लिए ऑथराइज है, कुछ आदमी टेस्टिंग के लिए ऑथराइज है, जैसे एचवी के लिए पर्टिकुलर आदमी ऑथराइज होगा। इस तरीके से एक लिस्ट बना के मैनेजमेंट को क्लियरली हर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है कि आपकी ये ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटीज है। इसके बाद क्लॉज नंबर 6.2.5, द लैबोरेटरी शैल हैव प्रोसीजर एंड रिटेन द रिकॉर्ड फॉर। सेल आ गया और प्रोसीजर आ गया। अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा तो आपको एनसी मिलने वाली है, तो ये प्रोसीजर आपका मैंडेटरी है और होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। भाई कौन सी कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट है, किसी आदमी को कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग, उसका सुपरविजन, उसको ऑथराइज करना है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, और मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सनल। ये आप अगर अपने एचआर से बात करेंगे, इस तरीके के डॉक्यूमेंट उनके पास रहते हैं, और इस तरीके का डॉक्यूमेंट होना, इस तरीके का प्रोसीजर होना मैंडेटरी है। इसके बाद आगे क्लॉज नंबर 6.2.6, द लैबोरेटरी शैल ऑथराइज पर्सनल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक लैबोरेटरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि लैबोरेटरी को अपने कुछ पर्सनल को ऑथराइज करना है, जो नीचे दिए हुए कुछ टास्क हैं, लेकिन जरूरी नहीं इनके लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं लगता है कि किसी चीज़ को करने के लिए पर्सन को ऑथराइज करना है, तो आपको वहाँ भी करना है। जैसे पहला है डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड। जैसे डेवलपमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड किसी टेस्ट के बारे में नहीं लिखता है, तो वहाँ आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके लिए आप बड़े बड़े जर्नल्स, आईसी के जर्नल्स पढ़ के उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिलेटेड या कोई एक अच्छे डॉक्यूमेंट पढ़ के आप टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन तब होता है किसी प्रोसीजर में या किसी मेथड में, अगर सपोज कोई स्टैंडर्ड है वो रिवाइज हो गया है पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, उसने बोला 4 kV पे नहीं करना, 5 kV पे करना है, तो ये मॉडिफिकेशन है। इस केस में आपको क्या करना है, पहले प्रोसीजर मॉडिफाई करना है आपको, उसके बाद जो उसे करने का मेथड है फिर उसे चेक करा के देखना है बंदा पर्टिकुलरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए कोई पीपीई चेंजेस तो नहीं हो रहे, आपकी जो इंसुलेशन मैट है वो 5 kV के लिए प्रॉपर है या नहीं। इस तरीके के जो मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको भी करने हैं। और वेरिफिकेशन तो आपको मालूम है, कोई भी बंदा काम कर रहा है आपको बीच बीच में वेरीफाई करना है, उस मेथड को भी वेरीफाई करना है, बंदे को भी वेरीफाई करना है। और वैलिडेशन ऑफ मेथड, जो कोई भी मेथड है उसे एज पर द स्टैंडर्ड वैलिडेट करना है, वो आपका करेक्ट है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आपके करने में, लिखा कुछ और कर कुछ रहे। इस तरीके की एक्टिविटीज सारी हो गई। इसके लिए बंदे को आपको ऑथराइज करना है। सेकंड, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट है उसका एनालिसिस करना, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी और ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन। कोई भी रिजल्ट है वो कंफर्म है या नहीं है या नॉन कंफर्म है, इस चीज को करने के लिए। और इसके बाद जो लास्ट है वो रिव्यू, रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए और ऑथराइजेशन ऑफ रिजल्ट के लिए। यहां पर दोस्तों हमारा क्लॉज नंबर 6.2 खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6.3, दैट इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।